दोस्तों, सवाना के इस भूले बिसरे कोने में मौजूद लाल मिट्टी की धूल अब शांत दिखाई दे रही है, परंतु यही मिट्टी अनेकों खूनी संघर्षों की गवाह रही है। इस मिट्टी ने ऐसी घटनाएं अपनी छाती पर सही है जो कहानियां बनकर अब किताबों का हिस्सा बन चुकी है। आज के वीडियो की कहानी रेंजर लायल मिर्निंग की डायरी से ली गई है, जो कि 70 के दशक में सवाना के इस वीरान जंगली मैदान के सन्नाटे में गश्त लगाते थे। वस्तुतः 70 का दशक अफ्रीकी वन्यजीव संरक्षण के इतिहास में एक क्रांतिकारी और बेहद व्यवस्थित मोड़ के रूप में जाना जाता है। ये वो दौर था जब केन्या, तंजानिया और बोट्सवाना जैसे देशों ने अपने अपने जंगलों को दुनिया के सामने एक व्यवस्थित धरोहर के रूप में पेश करना शुरू कर दिया था। अम्बोसेली, सेरेंगेटी और चोबे जैसे विशाल इलाकों को नेशनल पार्क घोषित कर वहां वार्डन्स और रेंजरों की बाकायदा तैनाती की जा चुकी थी। उस समय तकनीक आज की तरह डिजिटल तो नहीं थी, लेकिन इन तैनात रेंजरों का मैदानी अनुभव और रिकॉर्ड रखने का तरीका काफ़ी कड़ा था। ये रेंजर अपनी पुरानी खुली जीपों में दिन रात गश्त लगाते और जानवरों के व्यवहार, उनकी आवाजाही एवं शिकार की घटनाओं को अपनी फील्ड डायरी में हाथों द्वारा विस्तार से दर्ज किया करते थे। तथा ऐसी ही एक डायरी में रेंजर लायल मिर्निंग ने ये सच्ची किंतु बड़ी ही अनोखी घटना दर्ज की थी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए इस पूरे मामले से परिचित होते हैं। दोस्तों, वर्ष 1978 में पूरा उपसहारा अफ्रीका एक भीषण त्रासदी झेल रहा था। बादल इस इलाके से मानो रूठ से गए थे। गर्मी बद से बदतर पड़ रही थी, जिसने नदियों को प्यासी लकीरों में बदल दिया था। बिना कोई रहम किए आग उगलते सूर्य के कारण भूखमरी और प्यास के उस दौर में जंगल के नियम और भी भयानक हो गए थे, जहाँ शिकारियों की क्रूरता सारी हदें पार कर रही थी और शाकाहारी जीवों के लिए हर सांस मौत का एक जुआ बन चुकी थी। इस धुंध और तपती गर्मी के बीच से हाथियों का एक विशाल झुंड उभरता है, जो किसी रेतीले समुद्र में चलते हुए जहाजों जैसा लग रहा था। हाथियों के इस झुंड की कमान एक बड़ी उम्र की मादा हथनी के पास थी, जिसे मैट्रियार्क यानी कुलमाता कहा जाता है। दरअसल हाथियों के जीवन में सत्ता मादा के पास ही होती है। सभी नर हाथी करीब 15 वर्ष की उम्र तक अपने झुंड की कुलमाता के तमाम आदेशों का पालन करते हैं, और जब वो ये महसूस करते हैं कि अब वो जवान हो चुके हैं, तो बिना किसी सवाल जवाब के वो नर अपना झुंड छोड़कर अकेले रहना शुरू कर देते हैं। ये नर हाथी केवल मिलन के मौसम में ही झुंड का वापस से साथ पकड़ते हैं, लेकिन इस दौरान भी ये कुलमाता यानी मुखिया हथनी की अवहेलना नहीं कर सकते, क्योंकि ये नर जानते हैं कि कुलमाता के पास दशकों का अनुभव है। यही वजह होती है कि यदि मिलन का मौसम ना भी हुआ तो भी सूखे आदि के समय में नर अपने पास से गुजरते किसी हाथी समूह का साथ पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कुलमाता के दिमाग में पूरा जंगल समाया हुआ है और वो हर पानी के स्रोत से परिचित है। 70 के दशक की वो कुलमाता हथनी भी अपने भीतर सदियों पुरानी यादों का खजाना समेटे हुए थी। उसका विशाल मस्तिष्क पानी के उन गुप्त स्रोतों को जानता था जिन्हें पीढ़ियां भुला चुकी थी, और उसे हर उस गंध की पहचान थी जो उसके परिवार के लिए खतरा बन सकती थी। लेकिन प्रकृति की मार इतनी घातक थी कि उसने इन जीवित जंगल के देवताओं यानी हाथियों को भी लाचार कर दिया था। पूरा झुंड थका हुआ और प्यासा था एवं उनकी आखिरी उम्मीद वो कीचड़ से भरा हुआ गड्ढा था, जो यहाँ से मीलों दूर की दूरी पर मौजूद था। उस गड्ढे का सही रास्ता केवल कुलमाता हथनी को ही मालूम था, इसलिए पूरा झुंड तेजी से कुलमाता के कदमों का पीछा किए जा रहा था। परंतु हाथियों के इस झुंड को पीछे से कुछ पीली और धूर्त आंखें भी ताक रही थी। ये लकड़भग्गों का एक संगठित कबीला था। अक्सर लोग लकड़भग्गों को केवल मुर्दाखोर समझते हैं, लेकिन हकीकत में ये जंगल के सबसे शातिर रणनीतिकार और धूर्त शिकारी होते हैं। लकड़भग्गों के जबड़ों में इतनी ताकत रहती है कि वो भैंसों की मोटी हड्डियों को भी चूरा बना सकते हैं। उस दिन वो लकड़भग्गे किसी मरी हुई लाश के इंतजार में नहीं थे, बल्कि वो हाथियों के अभेद्य कवच में एक छोटी सी सेंध मारने के फिराक में थे, और उन्हें मौका मिल ही गया। प्यास से बेहाल एक नन्हा हाथी अनजाने में अपने झुंड के सुरक्षित साए से कुछ कदम पीछे रह गया। हाथी आमतौर पर ऐसी लापरवाही नहीं करते, वो झुंड के सभी बच्चों का बारीकी से ध्यान रखते हैं, लेकिन पानी की तलाश में तेजी से आगे बढ़ते झुंड की आंखें इतनी बोझिल हो चुकी थी कि वो आंखें छोटे हाथी के पिछड़ने को देख नहीं पाई, और सवाना के मैदानों में चंद मीटर की वो दूरी ही जीवन और मृत्यु के मध्य की एक मजबूत दीवार बन गई। जैसे ही छोटा हाथी पीछे छूटा, लकड़भग्गों का कबीला बिजली की फुर्ती लिए झाड़ियों से बाहर निकला
और उस मासूम को घेर लिया गया। हमला इतना अचानक और बेरहम था कि बच्चे को संभलने का मौका ही नहीं मिला। लकड़भग्गों के नुकीले दांतों ने उस बच्चे के कोमल शरीर को चीरना शुरू कर दिया और सवाना की शांत हवा में उस नन्हे जीव की दर्दनाक चीख गूंज उठी। ये चीख इतनी तेज थी कि इसकी आवाज़ आगे बढ़ चुकी कुलमाता और पूरे हाथियों के झुंड के कानों तक गूंज उठी। झुंड पलटता है और चिंघाड़ते हुए तेजी से घटनास्थल की ओर आ पहुंचता है। हाथियों के आवाज़ों से पूरा मैदान गूंज उठा। लकड़भग्गे तुरंत भाग खड़े हुए। वो जानते थे कि गुस्साए हाथियों से दूर रहना ही बेहतर होता है। वो छोटे हाथी बच्चे को अधमरा छोड़कर पीछे हट गए और सुरक्षित दूरी पर जाकर इंतजार करने लगे। उन्हें पूरा यकीन था कि अब ये घायल बच्चा बच नहीं पाएगा और जैसे ही हाथी आगे बढ़ेंगे तो वो सब अपनी दावत पूरी करने के लिए वापस लौट आएंगे। उधर हाथियों का झुंड उस जख्मी बच्चे के चारों तरफ एक दीवार बनाकर खड़ा हो गया। सबसे विशेष बात यह थी कि ये छोटा हाथी उसी कुलमाता की संतान था जो हाथियों के झुंड की अगवाई कर रही थी। उस मां ने अपने सूंड से बच्चे को बार बार उठाने की कोशिश की, उसके जख्मों को सहलाया, लेकिन कुदरत का फैसला हो चुका था। कुछ ही घंटों में उस नन्हे हाथी ने दम तोड़ दिया। अब उस नन्ही सी लाश के पास रुके रहने का कोई औचित्य नहीं था। प्यास और मजबूरी के कारण बाकी झुंड धीरे धीरे आगे भी बढ़ गया, लेकिन झुंड को रास्ता दिखलाने वाली वो कुलमाता वहीं जमी रही। वो अपने बच्चे की लाश के सामने किसी बुत की तरह खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन फिर भी वो शांत थी, क्योंकि कुलमाता के भीतर एक बहुत ही ठंडा और गणात्मक क्रोध जन्म ले रहा था। उस शांत खड़े रहने के दौरान वो हथनी वास्तव में लकड़भग्गों के उस विशिष्ट कबीले का डाटा अपने दिमाग में डाउनलोड कर रही थी। उसने हवा में तैरती उन हत्यारों के शरीर की गंध, उनके दांतों से निकलने वाली लार की महक और उनकी उपहास से भरी हंसी जैसी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी को अपनी याददाश्त की गहराई में हमेशा के लिए दर्ज कर लिया। वो तय कर चुकी थी कि वो अपने बच्चे के इन हत्यारों को केवल डराएगी नहीं, बल्कि उन्हें उनके किए की सज़ा देगी। यही वो पल था जब सवाना ने एक शाकाहारी जीव को भी शिकारी में बदलते हुए देखा, जो विज्ञान के हर स्थापित तर्क को चुनौती देने वाला था। हालांकि घंटों तक उस कुलमाता के लौट जाने का इंतजार करने के पश्चात अब लकड़भग्गों का धैर्य जवाब दे गया। वो जान गए कि माँ अपने बेटे के पास से नहीं हिलने वाली, इसलिए वो सभी लकड़भग्गे किसी अन्य शिकार की तलाश में आगे बढ़ गए, क्योंकि सूखे के इस दौर में भोजन की कोई कमी उन्हें नहीं होने वाली थी। दोस्तों, वहीं जैसे ही रात्रि का चंद्रमा आसमान पर चढ़ा, कुलमाता हथनी भी अपने मरे हुए बच्चे को पीछे छोड़ अकेले उसी दिशा में चल दी जिस दिशा में वो लकड़भग्गे गायब हुए थे। उस हथनी ने अपनी पानी की जरूरत को भी भुला दिया और अब वो एक ऐसी खामोश लेकिन घातक यात्रा पर निकल पड़ी थी जो 7 किलोमीटर लंबी चलने वाली थी। रेंजर लायल मिर्निंग ने अपनी डायरी में लिखा है कि यह संपूर्ण घटना किसी जानवर का व्यवहार नहीं, बल्कि एक सोची समझी सैन्य कार्रवाई जैसी लग रही थी। हथनी दौड़ नहीं रही थी, बल्कि वो एक अटूट संकल्प के साथ कदम बढ़ा रही थी, ये जानते हुए कि उसके पैर उसे सीधे दुश्मनों के घर तक ले जाएंगे। हाथियों की शारीरिक रचना उन्हें एक अदृश्य हत्यारा बनाती है। हाथियों के पैरों के नीचे मौजूद कुशन जैसी चर्बी शोर शराबे को पूरी तरह से सोख लेती है। वो विशालकाय कुलमाता हथनी भी जंगल के सन्नाटे को भंग किए बिना किसी साए की तरह आगे बढ़ी जा रही थी। हाथी अपने पैरों के जरिए जमीन में होने वाले सूक्ष्म कंपनों को महसूस करने में भी सक्षम है, और ये संवेदना ही उस माँ को लकड़भग्गों के भागने की सटीक दिशा बता रही थी। यानी वो कुलमाता एक लिविंग रडार बन चुकी थी, जिसकी पकड़ से निकलना उन लकड़भग्गों के लिए नामुमकिन था, जो अब भी जंगल के किसी कोने में दावत उड़ाकर बेफिक्री से सो रहे होंगे। करीब 7 किलोमीटर दूर लकड़भग्गों का वो कबीला एक जेबरा को खाकर अपनी मांद में सुरक्षित महसूस कर रहा था। हालांकि उनका यह सुरक्षित घेरा ही उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला था। दरअसल लकड़भग्गों की वो माद सवाना के मैदानों के बीच एक संकरी और गहरी चट्टानी घाटी में थी। ये एक ऐसी जगह थी जिसे उन लकड़भग्गों ने अपनी सुरक्षा के लिए अजय दुर्ग समझकर चुन रखा था। उस घाटी की बनावट इस प्रकार की थी कि वहां अंदर जाने और बाहर आने का केवल एक ही संकरा रास्ता था, जबकि बाकी 3 तरफ से ऊंची और दुर्गम चट्टानें उस स्थान को एक डेड एंड जोन बना देती थी। कुलमाता हथनी ने अपनी बुद्धिमत्ता का चरम परिचय देते हुए ठीक उसी एकमात्र संकरे रास्ते पर अपनी विशालकाय देह अड़ा दी, जिस कारण उस घाटी का संपूर्ण रास्ता ही ब्लॉक हो गया। अब उन लकड़भग्गों के लिए भागने का कोई गलियारा नहीं बचा था। उनके सामने 5 टन वजनी मांस और हड्डियों की एक अभेद्य दीवार खड़ी थी और पीछे पत्थर की निर्जीव चट्टानें। जब हथनी ने उस संकरी घाटी के भीतर अपना पहला कदम रखा तो वो कदम
केवल एक हमला नहीं था, बल्कि वो कदम तो मौत के पिंजरे का दरवाजा बंद हो जाने जैसा ही एहसास था। वो चालाक शिकारी यानी लकड़भग्गे जो अपनी फुर्ती के लिए जाने जाते थे, अब किसी जाल में फंसे चूहे की तरह लाचार हो चुके थे। जैसे ही हथनी घाटी के भीतर गहराई तक बढ़ी, लकड़भग्गों में भगदड़ मच गई, लेकिन वो जितना पीछे भागते उतना ही चट्टानों के करीब पहुंचकर फंस जाते। वहाँ कोई खुला मैदान नहीं था जहाँ वो अपनी रफ्तार का इस्तेमाल कर पाते। उस तंग जगह में हथनी का हर एक कदम एक भूकंप की तरह था जो चट्टानों से टकराकर और भी भयानक गूंज पैदा कर रहा था। लकड़भग्गे चीखते हुए दीवारों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हथनी ने मुहाने पर मोर्चा लेकर यह सुनिश्चित कर दिया कि आज उस कबीले का कोई भी सदस्य बिना सजा पाए इस डेथ ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाएगा। कुलमाता हथनी ने अपनी सूंड से एक ऐसी गर्जना की जो प्रतिशोध की हुंकार थी। लकड़भग्गों का कबीला जो खुद को सवाना का बादशाह समझता था, जीवन में पहली बार शुद्ध आतंक से भर गया था। इसके बाद जो दृश्य सामने आया वो किसी भी इंसान को सोचने पर मजबूर कर सकता था। हथनी ने चुन चुनकर उन लकड़भग्गों को अपना निशाना बनाया जिन्होंने उसके बच्चे पर हमला किया था। उसने लकड़भग्गों के कबीले के सिर्फ वयस्कों को ही नहीं, बल्कि छोटे बच्चों यानी अगली पीढ़ी के भी एक एक सदस्य को खत्म कर दिया, ठीक उसी तरह से जैसे लकड़भग्गों ने उस हथनी के बच्चे के साथ किया था। ये आग के बदले आग का एक ऐसा खौफनाक उदाहरण था जिसने जंगल की खाद्य श्रृंखला के हर नियम को पीछे छोड़ दिया था। जब अगली सुबह सूरज उगा तो उस इलाके में लकड़भग्गों के कबीले का नामो निशान मिट चुका था। उस कबीले के 70% सदस्य मारे जा चुके थे और जो बचे थे वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर मीलों दूर भाग गए थे। हथनी ने कोई विजय घोष नहीं किया, ना ही वो स्थान पर रुकी। वो चुपचाप मुड़ी और फिर से वही 7 किलोमीटर का लंबा रास्ता तय करके अपने झुंड की ओर चल पड़ी। उसकी चाल में अब भारीपन नहीं था, बल्कि एक लय थी, जैसे किसी पुराने और गहरे कर्ज को उसने ब्याज समेत चुका दिया हो। वापस लौटते समय वो उसी जगह से गुजरी जहां उसके बच्चे का मृत शरीर पड़ा था, जिसे अब प्रकृति के दूसरे सफाई कर्मी यानी गिद्ध अपना रहे थे। उस माँ ने वहां एक पल के लिए भी अपनी गति धीमी नहीं की, मानो उसको पता था कि ये सब प्रकृति का चक्र है। उस कुलमाता ने अपने झुंड को खोजा और पूरे झुंड को रास्ता दिखाते हुए सीधे पानी के गड्ढे पर जा पहुंची, जहां उसने अपनी प्यास बुझाई और फिर से अपने परिवार अपने झुंड की रक्षा के लिए तैयार हो गई। यानी इस पूरी घटना के शोक को उस माँ ने अपने फर्ज से कमतर समझा। उसने बदला लिया और बजाय दुख में डूबे रहने के वो फिर से अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में जुट गई, क्योंकि वो कुलमाता केवल एक माँ नहीं थी, बल्कि वो अपने पूरे झुंड के सभी सदस्यों की मार्गदर्शक भी थी। एक माँ के हृदय में जो प्रतिशोध की अग्नि उठी थी उसे शांत करना भी जरूरी था, लेकिन उत्तरदायित्व की पूंजी को ही सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। सवाना की वो कुलमाता अब एक जीवित मिथक बन चुकी थी, जिसकी कहानी आज भी इन मैदानों की हवाओं में सुनी जा सकती है। दोस्तों, ये पूरी घटना उन दावों पर सवाल उठाती है जो कहते हैं कि जानवरों में जटिल भावनाएं नहीं होती। वो 7 किलोमीटर का पीछा, वो गंध की पहचान और वो बदला लेने की रणनीतिक योजना, ये सब साबित करता है कि हाथियों का मस्तिष्क केवल पानी के रास्तों को याद नहीं रखता, बल्कि वो अन्याय और दर्द का हिसाब भी बराबर रखता है। हाथियों के विशाल शरीर में एक ऐसा हृदय धड़कता है जो प्रेम और प्रतिशोध की गहराई को हमसे यानी इंसानों से कहीं बेहतर समझता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।